हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम EMRS और DSSB जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2023 में, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षक भर्ती के लिए फिर से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। अभी उन्होंने इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसको कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड किया हुआ है। आप वहां से जाके इसे चेक कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीक के आसपास BPSC का फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, BPSC शिक्षक भर्ती का, टीचर रिक्रूटमेंट का। और जब फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू दूंगी। वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ही हम लोग BPSC की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपना पूरा फोकस रखते हैं EMRS और DSSB एग्ज़ाम जो अभी हमारा होने वाला है उस पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि EMRS और DSSB एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो कि संगीत से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट होते हैं? 7, 10, 14 या 6? थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की एक पद्धति है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो थाट होते हैं वो होते हैं 10। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं। एक थाट से कई रागों की उत्पत्ति हो सकती है और किसी भी थाट में कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 10, कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 12 या 22? किसी भी संगीत की जाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? औरव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। ये जातियाँ आपको हर राग में देखने को मिलेंगी। औरव जाति के अंतर्गत 5-5 स्वर होते हैं। आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर होते हैं। षाडव जाति में 6-6 स्वर होते हैं और संपूर्ण जाति में 7-7 स्वर होते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3, की जाति 3 प्रकार की होती है, औरव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति कितने प्रकार की होती है? 10, 22, 18 या 21? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वह छोटे से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे व समझा जा सके उसे श्रुति कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा श्रूयतेति श्रुति, मैं यहाँ लिख देती हूँ श्लोक, श्रूयतेति श्रुति दी गई है। संस्कृत में श्र का अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो कानों से सुनी जा सके वह श्रुति है। श्रुति की संख्या 22 होती है। इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 22, की श्रुति 22 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? आमिर खां जी को, फयाज़ खां जी को, उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पद्म विभूषण इनमें से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को मिला है। इनका जन्म डुमराव, बिहार में हुआ था और यह भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये अपने मामा उस्ताद विलायती, जिन्हें कि अली बख्श विलायती के नाम से भी जाना जाता है, से इन्होंने शहनाई बजाना सीखा। इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया और वर्ष 2001 में
वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके निजी श्रुति के किस स्थान पर रखा जाता था? पहले, दूसरे, तीसरे या अंतिम? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये DSSB एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था DSSB के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके निजी श्रुति के किस स्थान पर रखा जाता था? तो प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके श्रुति के अंतिम स्थान पर रखा जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और वहीं अगर आधुनिक की बात करें कि आधुनिक समय पे किस स्थान पर रखा जाता है, तो आधुनिक समय पे जो है पहले स्थान पर श्रुति को रखा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में? 1869 में, 1872 में, 1881 में या 1885 में? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1872 ईस्वी में हुआ था। 18 अगस्त 1872 ईस्वी को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म हुआ था और 21 अगस्त 1931 यानी 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी संगीत में सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वर लिपि कौन सी है? संगीत सारणी स्वर लिपि, सोल्फा स्वर लिपि, न्यूमस स्वर लिपि या चीव स्वर लिपि? ये वह है चीव स्वर लिपि। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जो है 2014 में DSSB में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सोल्फा स्वर लिपि, कि पश्चिमी संगीत में सोल्फा स्वर लिपि उपयोग होने वाली स्वर लिपि है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है पश्चिमी संगीत में स्टाफ नोटेशन पद्धति प्रचलित है। स्टाफ नोटेशन, ठीक है, स्टाफ नोटेशन पद्धति प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। वर्तमान समय में स्टाफ नोटेशन पद्धति अस्तित्व में है और बाकी जो इसकी 3 पद्धतियां हैं, आपको पता होगा कि वो 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं। कि पश्चिमी संगीत में 4 पद्धतियां होती हैं स्वरलिपि, तो आपको चारों के नाम पता होने चाहिए। पहली होती है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति, दूसरी होती है न्यूमस स्वरलिपि पद्धति, तीसरी चीव स्वरलिपि पद्धति और चौथी जो है स्टाफ नोटेशन पद्धति होती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो पश्चिमी संगीत में सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वरलिपि कौन सी है, तो वो सोल्फा स्वरलिपि पद्धति है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में स्टाफ नोटेशन पद्धति जो है वो अस्तित्व में है, बाकी तीनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, आगरा में, लखनऊ में या दिल्ली में? तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। तानसेन ने हरिदास जी के द्वारा वृंदावन में संगीत की शिक्षा ग्रहण की और तानसेन ने मान सिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की हुई है। तानसेन का जन्म
ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा ग्वालियर, कि तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बल्लभ दास से कौन सा वाद्य सीखा? ये क्वेश्चन भी DSSB के 2014 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सितार, कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बल्लभ दास से सितार वाद्य की शिक्षा ली हुई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? फैयाज खां, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, स्वामी हरिदास या इनमें से कोई नहीं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा रखते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर राम धुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने ग्वालियर घराने में शिक्षित पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर से मिरज में संगीत की शिक्षा ली। इस प्रकार अगर देखें तो पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा जा चुका है DSSB में। उस्ताद जाकिर हुसैन खां किस घराने से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को ही पता होगा। दिल्ली, पंजाब, भिंडी बाजार या इंदौर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 पंजाब, की उस्ताद जाकिर हुसैन खां जी जो हैं वो पंजाब घराने से संबंधित हैं। इनके पिता हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है गीत, वाद्य, नृत्य या उक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत, वाद्य, नृत्य ये सभी जो है संगीत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा उक्त सभी। संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित शारंग देव जी हैं। शारंग देव जी हैं। संगीत रत्नाकर में प्राचीन एवं सामाजिक संगीत का विस्तृत वर्णन है। 7 अध्यायों में क्रमशः स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य एवं नृत्य का विशद वर्णन किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा गया है। सप्ताध्यायी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा उक्त सभी। संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत, वाद्य और नृत्य ये सभी संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बसंत का संवादी स्वर क्या है? ये भी 2014 में पूछा जा चुका है DSSB में। इस राग बसंत का संवादी स्वर क्या है? षड्ज, निषाद, पंचम या शुद्ध मध्यम? राग बसंत जो कि पूर्वी थाट का राग है, राग बसंत जो है पूर्वी थाट का राग है। इसकी जाति जो है औड़व संपूर्ण होती है। औड़व संपूर्ण इसकी जाति होती है, और इसका जो गायन समय है वो है रात्रि का अंतिम पहर। रात्रि का अंतिम प्रहर। और इसका जो संवादी स्वर होता है वो होता है पंचम। राग बसंत का संवादी स्वर पंचम होता है, और वादी स्वर जो होता है वो होता है तार षड्ज। तार षड्ज जो है इसका वादी स्वर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा पंचम। राग बसंत का संवादी स्वर पंचम होता है, या पूर्वी थाट का राग है। इसकी जाति औड़व संपूर्ण है, और इसका गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? शारंग देव, नारद,
मतंग या भरत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भरत। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। नाट्यशास्त्र से रागात्मकता, सरगम, रूपों और वाद्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है जिसका केंद्रीय विषय नाट्य कला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भरत मुनि, कि नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बृहद्देशी, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र या अभिनव राग मंजरी। पंडित सारंगदेव जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है संगीत रत्नाकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 संगीत रत्नाकर। बृहद्देशी की अगर बात करें, मतंग मुनि जी ने लिखा हुआ है। मतंग मुनि। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि जी ने लिखा हुआ है, भरत मुनि जी ने। और अभिनव राग मंजरी जो है वो भातखंडे जी ने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा संगीत रत्नाकर, कि सारंगदेव जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन के साथ बजाया जाता है सारंगी, सितार, शहनाई या सरोद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सारंगी। गायन के साथ प्रायः सारंगी वाद्य बजाया जाता है। सारंगी एक तत्वाद्य होता है। सारंगी वाद्य तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के वाद्यों में तार लगे होते हैं जिनके कंपन से स्वर की उत्पत्ति होती है। सारंगी में इसके तारों को कमानी से रगड़कर बजाया जाता है। कमानी की सहायता से जो है सारंगी बजाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सारंगी, की गायन के साथ बजाने जाने वाला वाद्य जो है वो है सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? घन, तत्, सुशिर या अवनद्य। बांसुरी जो है वो सुशिर वर्ग का वाद्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सुशिर। फूंक या हवा द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे शहनाई, हारमोनियम, बांसुरी आदि। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सुशिर, की बांसुरी सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में रे ग ध कोमल और मा तीव्र लगता है? भैरव, भैरवी, तोड़ी या आसावरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तोड़ी। राग तोड़ी में रे ग ध कोमल और मा तीव्र लगता है और बाकी अन्य स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। राग तोड़ी का वादी संवादी धैवत और गंधार होता है। धैवत वादी स्वर होता है और गंधार संवादी स्वर होता है। तोड़ी के गंधार का ऋषभ के सहारे अति कोमल उच्चारण होता है। इस राग के गाने का समय दिन का द्वितीय प्रहर का अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पूर्वी ठाट के स्वर कौन से हैं? यहाँ पे कुछ स्वरावलियाँ दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें से पूर्वी ठाट के स्वर कौन से हैं। सा रे ग म प ध नि सा, जिसमें कि रे ग ध नि कोमल, इसमें रे ग ध कोमल है, बाकी शुद्ध है। इसमें सिर्फ रे कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध हैं। और इसमें रे ग ध कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि इन सब में से जो है पूर्वी ठाट का राग कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि रे ग ध कोमल और बाकी स्वर शुद्ध जिसमें लगते हैं वो पूर्वी ठाट का राग कहलाता है, वो पूर्वी ठाट के स्वर कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा।
राग पूर्वी सायंकाल संधि प्रकाश के समय गाया जाने वाला राग है। इसको सायंकाल संधि प्रकाश के समय गाते हैं। यह पूर्वांग प्रधान राग होता है। इस राग का विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में अधिक होता है और इस राग की प्रकृति जो होती है वो गंभीर होती है। इस प्रकार अगर देखें तो शुद्ध सा, कोमल रे, कोमल गा, म, प, कोमल धा, नी, सा, ये जो है पूर्वी थाट के स्वर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ मल्हार के अवरोहन में वर्जित स्वर है ध, ग, प या रे। राग मियाँ मल्हार के अवरोहन में जो वर्जित स्वर है वो है धा यानी धैवत स्वर। राग मियाँ मल्हार में थाट संबंधी और स्वर संबंधी कोई भी मतभेद देखने को नहीं मिलता है। सभी विद्वान दोनों गंधार तथा दोनों निषाद का प्रयोग करते हैं। राग मियाँ मल्हार में वादी संवादी के विषय में मतभेद देखने को मिलता है, अर्थात कुछ विद्वान षड्ज मध्यम और कुछ विद्वान षड्ज पंचम को वादी संवादी मानते हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा धा, कि राग मियाँ मल्हार के अवरोहन में जो धा स्वर है वो वर्जित होता है। राग मियाँ मल्हार के अवरोह में धा स्वर वर्जित होता है और इसका वादी संवादी जो है षड्ज यानी स और मध्यम यानी म कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान जो है स और पा यानी षड्ज और पंचम भी मानते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा ध। तो फ्रेंड्स ये थे MCQ सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 3 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसका आंसर देने की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS और DSSS की जो परीक्षा होगी उसमें जनरल पेपर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसकी भी क्लासेस मैंने स्टार्ट की हुई है। आप चैनल में मेंबरशिप लेके उस जनरल पेपर की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।